हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2024 का आंसर की आप सबने चेक कर ही लिया होगा। आपका हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, कितना हो रहा है, सब कुछ अभी आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा अगर आपने रैंक मित्रा पे चेक कर लिया है सारी चीज़ों को तो। ठीक है। और ये वीडियो उनके बारे में है, उनके लिए है जिनका थोड़ा मार्क्स कम रहा है, यानी वो जो भी डिज़ायर कर रहे थे उससे कम मिला हो सकता है अगर आपको जॉब ना मिला तो। बट अभी क्या है ना कि यूट्यूब पे अभी बहुत सारी टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाली चीज़ें चलेंगी कि चलो कर लेते हैं, अगला अटेम्प्ट भी दे लेते हैं, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। ये सब चीज़ें नहीं चलती। मैंने पहले भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी के ऊपर बात किया था कि कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिनसे अगर आप रूबरू ना होगे तो एक ही चीज़ आप बार 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 करते रहोगे, कब आपके 5 साल वेस्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेशली मैं फर्स्ट अटेम्प्टर्स के बारे में बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए। और वीडियो पे जो लोग नए हो, चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मेरे बारे में बेसिक जानकारियाँ लिखी गई हैं। ठीक है। और अभी फर्स्ट अटेम्प्ट का वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा टू टाइमिंग के ऊपर। ठीक है। यार देखो, बहुत सारे लोगों को ना, स्पेशली मैं अभी मेंशन, अभी नाम मैं नहीं बताऊंगा बट आप सबको शायद पता चल ही जाएगा। एक यूट्यूब चैनल खुला था अभी थोड़े टाइम पहले। ठीक है। छोटा ही चैनल था बट उस पर व्यूज अच्छे आते थे। उसके अंदर ना देयर वाज अ फीमेल, और वो क्या थी कि अपने तैयारी के साथ साथ चीज़ें, कुछ टिप्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर किया करती थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है। और उनकी तैयारी भी साथ के साथ चल रही थी। उनका जो पहला वीडियो ही मैंने देखा था, और मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब में आधा अधूरा नहीं छोड़ता, मैं सारे वीडियो को पूरा देखता हूँ। उसके अंदर ही मुझको समझ में आ गया था कि इस बंदी का दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। और ये एक कर्ज है जो आप एक्सपीरियंस के साथ आप में भी आ जाएगा कि आप आधे घंटे 1 घंटे किसी से इंटरेक्ट करके अगर आप उसका माइंडसेट, एटीट्यूड समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे का होने वाला है या नहीं होने वाला है। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमको लगता है कि यार ये एग्जाम की तैयारी तो चल रही है बट थोड़े कुछ हॉबी, कोई पैशन, ये भी साथ साथ कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आमतौर पे मूवीज़ ने, फिल्म्स ने हमारे दिमाग पे डाल रखी हैं। बट क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली आप एक ऐसे देश में जन्मे हो जिसका पॉपुलेशन बहुत 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 हाई है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाते हो कि 150 करोड़, 140 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। और उसके अंदर ना जॉब्स आर वेरी 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 लिमिटेड। तो आप पता है किससे compete कर रहे हो? आप इन लोगों को ना, जो इंटाइटल्ड लोग हैं, जो ऐसे टैब लेकर के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इनको पता नहीं होता ना कि एक्चुअल कंपटीशन कभी आओ यूपी बिहार, तब समझ में आएगा ना कि दाल भात चोखा का अगर दिन में एक टाइम खाना खाते हैं, वो खाने को भी अपने टाइम का वेस्टेज समझते हैं और वो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं ना, उनसे आपको compete करना है। तो अगर आप टू टाइमिंग कर रहे हो ना भाई, देखो, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो सीधे सीधे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, अच्छे से मेहनत करो, साल 2 साल में अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। अगर सही से कंटेंट पे अपने मेहनत करोगे ना, कोई भी अच्छा कंटेंट का जानरा चुनो और उसके अंदर आगे बढ़ो। ठीक है। यूट्यूबर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनो। पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, टू टाइमिंग ना करो। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स है। ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि हम साथ में एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लेते हैं, म्यूजिक कर लेते हैं, सिंगिंग कर लेते हैं। भाई ये सब करना था, वो एज आपकी जा चुकी है। अगर आप अभी जॉब लेने के लिए आ रहे हो, आपको बहुत ज्यादा रूथलेस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। तो टू टाइमिंग इज नॉट ओके, नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं चलेगी। ठीक है। आपको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बन जाओ। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप यूपीएससी की ही करो। स्टेट पीसीएस करनी है, स्टेट पीसीएस ही करो। बट ये करोगे ना कि दोनों को साथ में लेकर के चलते, तीनों को साथ में लेकर के चलते, नहीं होने वाला। ठीक है। दिस इज सिंपली नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। कल को 1 लाख वैकेंसी भी आ जाएगी ना, तब भी टू टाइमिंग के साथ मुश्किल हो जाएगा चीजों को क्रैक कर पाना। ठीक है। ये सब हार्श चीजें हैं, हमने एक्सपीरियंस के साथ गलतियां कर करके सीखी है, इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये वीडियो आपको बुरा लगवाने के बारे में ही है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। क्योंकि आप अगर चीजें नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला आपके साथ। एटीट्यूड मैटर करता है। देखो, बहुत सारे लोगों को हम लोग गाइड कर रहे थे साथ में भी। ठीक है। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था लेकिन कुछ लोगों को हम बता रहे थे। तो देखो, मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है ना कि लोग हम्बल होने के चक्कर में क्या करते हैं ना कि सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है यार। एक बंदा है कि हम्बल हो रहा है कि चलो अगर उसके मान लो 90% आ रहे हैं ना, तो वो हम्बल हो रहा है कि चलो सर अभी मेरे को अभी और काम करने का है। बट एक दूसरा बंदा होता है ना जो सेल्फ डाउट में जाता है कि अरे यार सर, तो मेरे तो 90% आ रहे हैं, अब कभी भी मेरे एग्जाम कैसे क्रैक होगा? एग्जाम क्रैक करने के लिए तो आपने बोला था 96%, 95% की जरूरत है, ऐसे कैसे क्रैक होगा? मेरा तो कभी क्रैक ही नहीं हो पाएगा। दूसरे बंदों को मैं देख रहा हूँ सर, उनके तो 360 नंबर आ रहे हैं, किसी का 370 नंबर आ रहे हैं, मेरे काम मैं कब से पहुंचूंगा? ये सब तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अगर आप ये डिफीटेड माइंडसेट के साथ एग्जाम में अपियर होने वाले हो तो मत अपियर हो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। ऐसे किसी इंसान का क्रैक नहीं हुआ, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सेल्फ डाउट
नहीं जाना है, ठीक है। सेल्फ डाउट का अवॉइड करना है, हम्बल रहना अलग बात है, सेल्फ डाउट में रहना, हर समय ये देखते रहना कि यार दूसरों के बहुत नंबर आ रहे हैं, यार उसके रैंक 1 के तो इतने आ रहे हैं, उनका तो ये आ रहा है, इनका तो वो हो रहा है, यही करते रहोगे एग्जाम कभी नहीं क्रैक होगा। एग्जाम में मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि ये एग्जाम नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस का भी गेम है। अगर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं रखोगे एग्जाम डे पे, देन यू विल गो डाउन, बहुत चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अगला है भाई, इसके ऊपर तो क्या ही बात की जाए, मॉक टेस्ट जो है वो एक्चुअल एग्जाम नहीं है, ठीक है। आप कितने भी स्कोर कर रहे हो अपने मॉक्स में, कुछ भी कर रहे हो, मॉक्स वाले बोल रहे हैं यार मेरे सर 340 आते थे, 330 आते थे, अभी मेरा एग्जाम भी नहीं निकल रहा, मेरे को जॉब भी नहीं लगेगी। यार एसएससी आपको ट्रिक कर सकता है, कोई भी मॉक टेस्ट वाला इतने अच्छे मॉक नहीं बना देगा कि वो एसएससी को एग्जैक्ट मैच कर दे, क्योंकि एग्जाम डे वही एग्जाम, ये जो है गेम ही है अनसर्टिनिटीज का, ठीक है। तो आप परसेंटाइल पे डे 1 से फोकस करो, आप मार्क्स पे फोकस नहीं करो। आपके 340 भी बन रहे थे तो क्या फर्क पड़ा, अगर 340 बनने पे आपका परसेंटाइल सिर्फ 87 था तो कहां से क्रैक होगा यार, यहीं पे आपको पता था। आप मार्क्स बताते हो मुझको, मैं सबको ही आकर मुझसे यही बोलता है मेरे इतने मार्क्स, मेरे, अरे भाई मार्क्स मत बताओ, परसेंटाइल बताओ। और एग्जाम डे पे बहुत चीजें वैरी करती है, तो मॉक टेस्ट को दिल पे मत लगाओ, चाहे बुरे मार्क्स हो या अच्छे मार्क्स हो, इसको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। कर्मा और रिजल्ट, ठीक है, गीता में लिखा हुआ जो सिद्धांत है कि कर्म की फल की चिंता आपको नहीं करनी है। देखो कुछ ऐसे लोग हैं ना, ये अभी इनको ग्लोरीफाई भी किया जाएगा, अनफॉर्चुनेटली ट्रूथ यही है ना कि ऐसे घटिया लोगों को ग्लोरीफाई भी किया जाएगा। एक अभी स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है, इधर उधर टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा है कि सर मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर ही मिलेगा या नहीं मिलेगा होम स्टेट में, यानी उसके होम स्टेट में उसको जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो वो फिर से एग्जाम देगा। अच्छी बात है यार, आपके लिए अच्छी बात होगी, हो सकता है आपके पास पैसे होंगे, आप वेल सेटल्ड जगह पे होगे ऑलरेडी, लेकिन ये इससे क्या होता है ना कि नए बंदे जो आते हैं ना उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। भाई ये जो लग्जरी है ना, मिडिल क्लास के लोग जो ज्यादातर तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल की, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके हाथ में एग्जैक्ट नहीं होगा, आप एक ठीक ठाक अंदाजा लगा सकते हो कि ठीक है शायद मेरे कोई 4600 ग्रेड पे की जॉब लग जाएगी, मे बी पॉसिबिलिटी है, वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए कि नहीं आई-10 होम स्टेट या फिर कुछ चाहिए ही नहीं, फिर चलेगा ही नहीं, फिर नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, चीजें बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आप अपने काम पे, अपने कर्मा पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस करोगे तो बहुत पछताओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। अपने काम पे फोकस करो कि मेरे को अपना 100% डालना है, मेरे को करना है क्योंकि ये मेरा फर्ज है, अपने फर्ज मान करके अच्छे से तैयारी करो, अपनी चीजें को इंप्रूव करो, कॉन्स्टेंटली अपना ग्राफ ऊपर ले जाते रहो, इंप्रूव करते रहो, फिर जो वेल डिजर्व चीज होगी, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, वो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के टॉक्सिक चीजों पे रहोगे ना कि आईटीआई होम स्टेट या फिर कुछ लूंगा ही नहीं, यार कोई सेलेक्ट फ्यू बहुत लकी लोग होते हैं जिनको ये सारी चीजें मिल पाती हैं, ये लग्जरी सबके पास नहीं होती। लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे, आप नहीं समझ पाते हो चीजों को, जब मेंस देकर के आते हो तब आपके दिमाग में घंटी बजती कि नहीं लक भी एक फैक्टर था जिसको हमने इग्नोर किया। तो आप अपने काम पे फोकस करेंगे, रिजल्ट पे फोकस करोगे, बर्बाद हो जाओगे। एक फिर ये एक और टॉक्सिसिटी चलती है यार, एलिमिनेशन टेक्निक्स वाली। देखो भैया ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ठीक है, जो भी आपके एलिमिनेशन टेक्निक्स चलती है वो यूपीएससी के अंदर चलती है। इवन बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी आपके फेल हो जाता है। अभी बीपीएससी का, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी का पेपर दिया होगा वहां जाकर देख लो, एकदम साफ सीधे फैक्चुअल सवाल आए हैं वहां पे। यूपीएससी वालों की हालत खराब हो गई बीपीएससी में, क्योंकि पूरे फैक्चुअल वाले क्वेश्चन भर दिए हैं, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। एसएससी सीजीएल में भी ऐसा हो सकता है। जीके एसएससी का अभी भी एक्सट्रीमली फैक्चुअल है। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमको रट्टा मार के हम अपने ब्यूरोक्रेसी के इतने इंपॉर्टेंट लोगों को हायर कर रहे हैं, सिर्फ रट्टे मारने वाले लोगों को। लेकिन सच्चाई यही है भैया, डील विथ इट, ठीक है, डील विथ इट। आप लास्ट क्या हुआ कि सीजीएल 22 में और सीजीएल 23 के मेंस में थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, तो लोगों ने एक तरह से नैरेटिव ही बना दिया कि जो मेंस होता है एसएससी एग्जाम का, उसके अंदर स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं और इसीलिए हम एलिमिनेशन का सहारा ले सकते हैं। अरे भाई एक बार ऐसा हो गया, 2 बार ऐसा हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। अभी जब आपके फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आए तब प्रॉब्लम हुई ना आपको। और भाई देखो आपको क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंटाइटल्ड लोग हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं ना, दुनिया की सच्चाई नहीं पता इनको। यार यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने पूरे के पूरे लूसेंट को मेमोराइज कर रखा है, एक एक लाइन मेमोराइज कर रखा है। आप उससे पूछोगे कौन से पेज नंबर का है, वो पेज नंबर का पार्ट बता देगा कि फलाने पेज नंबर के राइट साइड में चीजें हैं। क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी को मेमोराइज कर रखा है। भाई आपको अगर नहीं लग रहा है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते, तो हबीबी भाई कम टू बिहार एंड यूपी, कभी पटना आओ, ठीक है, कभी प्रयागराज जाओ यार, ऐसी जगहों पे जाओ, कभी देखो जो आपका प्रिपरेशन वाला एरिया है ना, कभी वहां पर घुस के देखो कि लोग क्या क्या मेमोराइज नहीं करके बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक मेमोराइज करके बैठे हुए हैं। तो अगर एग्जाम अभी भी मेजॉरिटी जो एग्जाम है वो आपका फैक्चुअल नेचर का है, अगर आप फैक्ट्स को याद करने की क्षमता नहीं रखते और डेवलप नहीं करना चाहते हो ना, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ब्लंटली मैं बता रहा हूं कि नहीं होने वाला है।
क्योंकि आपको फैक्ट्स तो याद करने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और एग्जाम में ना 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी इस बार जीके के लिए। आपको बहुत अच्छे से कहीं से थ्योरी आपका कवर होना चाहिए था, इसमें मैं फैक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और थ्योरी फैक्ट्स दोनों आपको कवर होना चाहिए था किसी स्टैंडर्ड सोर्स से, चाहे आप कोर्सेज से करो, चाहे आप हमारे जीके जीनियस बैच से कर रहे थे या कहीं और से करो, ठीक है, जीके जीनियस बैच से करो, किसी और बैच से करो, या फिर अपने किसी स्टैंडर्ड किताब से करो, कहीं से भी आपको फैक्ट्स रटने थे और उसके बाद पीवाईक्यूज करने थे। दोनों इंपॉर्टेंट थी, दोनों का इंपॉर्टेंस था। ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू करके चले गए और हमको लग रहा है कि एग्जाम में हम अच्छे नंबर फोड़ करके आ जाएंगे। मुश्किल होता है यार, आपको दोनों करना होगा। एक जगह से स्टैंडर्ड सोर्स से आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करो, फैक्ट्स को समझो, उसके बाद पीवाईक्यूज करो। दोनों में से कोई भी एक छोड़ करके जाओगे तो भाई मेंस तो नहीं निकलने वाला है, और मेंस निकल भी गया तो फिर कोई ऐसी जॉब या ऐसे लोकेशन में जाकर के फंसोगे कि लाइफ टाइम बस रिग्रेट ही रहेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। एलिमिनेशन टेक्निक का अपना रोल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका रूल ही खत्म हो गया है, बट फैक्ट्स अभी भी मेजॉरिटी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक। उसके बाद भाई रूथलेस, सिंगल माइंडेड और बीस्ट लाइक फोकस का रिक्वायरमेंट होता है। ये मैंने पहले भी बोला, आपको 2 टाइमिंग नहीं करनी है। 2 टाइमिंग प्लीज आप नहीं करोगे, एक साथ एक एग्जाम और दूसरा कोई ऐसा ही एग्जाम लोगे जिसका ह्यूज ओवरलैप होगा, ठीक है। इस पे ज्यादा बातें नहीं होंगी। दूसरी एक और भी चीजें हैं कि एक फेक कॉन्सोलेशन प्राइज लोग आपस में अपने आप को ही बांट रहे हैं, ठीक है, कि क्या हुआ यार सबके तो 20-30 नंबर कम हुए हैं। अरे नहीं लक्ष्मण, नहीं, सबके कम नहीं हुए हैं। एक बार नंबर जाकर के देखो ना यार, रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं, रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए प्रीवियस टॉपर्स के। आप जाकर के नंबर तो देखो कैसे कैसे नंबर ला रहे लोग। बाकियों ने इंप्रूव किया है ना, आपने नहीं किया है ना, तो अपने आप को फेक कॉन्सोलेशन मत दो। आप बोलो कि मेरे से गलती हुई है, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, और अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करो। ये मत बोलो कि सबके तो 20-30 नंबर घटे, मेरे भी 20-30 नंबर घट गए मॉक टेस्ट से, तो क्या हुआ, मेरे में कोई गलती थोड़ी है। ऐसा नहीं होता भाई, आपके घट गए, बाकियों के बढ़े हैं। लोग बहुत एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो आपको ये चीजें माननी पड़ेंगी। अपने आप को फेक पॉजिटिविटी न दो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप सेम गलतियां रिपीट करोगे बस, और 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना बनती चली जाएंगी। दूसरी एक और बात है, आइसोलेशन जो है ना, बहुत ही अंडररेटेड चीज हो गई है आज। लोगों को क्या रहता है कि नहीं, हमको एक ग्रुप में तैयारी करनी चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा टाइनी पीयर ग्रुप एक डिस्ट्रक्टिव चीज है आपके लिए, ये समझ लो आप, ठीक है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं ना कि बंदे क्या है कि मान लो उनका 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, सो कॉल्ड स्टडी ग्रुप, जिसके अंदर किसी के 340 नंबर आ गए, ठीक है, बाकियों के 330 है, किसी का 320 है, किसी का 305 ही रह गया। इस तरह से करके सबके मार्क्स है। जिस बंदे का 340 आ रहा है ना, पता नहीं उसको किस बात की खुशी हो रही है कि एक मॉक टेस्ट में उसने 340 नंबर फोड़ दिए, जबकि अगर आप मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे जाकर देखोगे, टॉपर के इस टेस्ट के अंदर 375 नंबर होंगे। तो यार कंपैरिजन करना है, इससे करो ना। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आपको कोई पीयर ग्रुप की जरूरत नहीं थी। आपका मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी कंपैरिजन देता है, वहां पे अच्छे अच्छे ग्राफ बनाकर देता है। आपको जो भी कंपैरिजन करना है वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस घटिया से पीयर ग्रुप में ही टॉप करके बनना चाहते हो, तो हमारी हिंदी में एक कहावत होती है, अंधों में काना राजा। तो बस अंधों में काना राजा बन करके रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, आपके फादर एंड मदर, दीज आर योर ओनली ट्रू वेल विशर्स। इसके अलावा कोई आपका वेल विशर नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली अ जीरो सम गेम मेरे दोस्त, ये जीरो सम गेम है। यहाँ पे लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर 10 लोगों का सिलेक्शन होना है, उसमें से अगर आप 11वें बंदे रहोगे, आप आउट हो जाओगे। आपके पीयर ग्रुप से लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, आप नहीं हो पाओगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के समय में। ये जीरो सम गेम है। जिसने गेम थ्योरी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि दिस इज एक्चुअली अ जीरो सम गेम। तो आप प्लीज पीयर ग्रुप्स के चक्कर में ना पड़ो, ये सब चीजें कोई काम नहीं आने वाली हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, अनटिल एंड अनलेस कि आप एक्सट्रीमली श्योर हो कि बहुत ही अच्छे पेयर ग्रुप के साथ हो। अदरवाइज मुश्किल होता है भाई। दुनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है और दुनिया बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। ह्यूमंस का जो कोर नेचर है वो बीइंग सेल्फिश होना है, ठीक है, सेल्फिश होना है इंसान का। तो अगर आप पीयर ग्रुप वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, प्लीज आप आइसोलेट हो जाओ, थोड़े से आइसोलेट हो जाओ। आइसोलेट होने का मतलब ये नहीं है कि किसी से बातचीत नहीं करें। आप बातचीत ऐसे करो जो नॉन कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स है, ठीक है। ऐसे दोस्त हैं जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, आप उनसे बात करो। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे, वो आपको पॉजिटिविटी दे या ना दे, वो निगेटिविटी बिल्कुल नहीं देंगे। तो आप वैसे लोगों से टच में रहो जो हो सकता है कॉर्पोरेट जॉब में हो, ऐसे आपके कोई दोस्त हो, उनसे बात करो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं अपने टाइम में खुद ऐसा करता था, अभी भी मैं ऐसा करता हूँ। अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों से, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं किसी कॉम्पिटिटर से बात ही नहीं करता। जो भी चीज, जो भी एंडेवर मैं ले रहा हूँ, बहुत ही घटिया होता है ये चीज, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में आप दोनों एक दूसरे को नेगेटिविटी दे रहे होते हो, तो ये अच्छा नहीं होता। अपने नॉन कॉम्पिटिटर दोस्तों से बात करो और पेरेंट्स से बात करो, बाकी किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने टीचर से इंटरैक्ट करो, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो उससे इंटरैक्ट करो, क्योंकि जो टीचर है ना, जो गाइडेंस है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ऐसे तो मुझे पता है इतनी लंबी वीडियो देखने का अटेंशन स्पैन किसी के पास नहीं है, बट फिर भी लेट्स जस्ट होप, ठीक है।
तो जो भी टीचर आपको गाइडेंस दे रहा है ना, जैसे मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सीजीएल 25 का जो हमारा टारगेट सीरीज है उसके ऊपर मैं आपको गाइडेंस सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं आपका भला करना चाहता हूँ, ठीक है, इसके साथ मेरा कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैं एकदम खुल के आपको ओपनली बोलता हूँ, ठीक है, ओपनली बोलता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, कि मैं आपको गाइडेंस दूंगा, गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। अगर मान लो उस ग्रुप के अंदर 500 लोग हैं, ठीक है, 500 सीरियस लोग हैं, अभी एग्जाम तक ये 500 लोग, 500 तो बचेंगे नहीं, आखिर तक मुश्किल से 50 बंदे बचेंगे। इन 50 में से अगर किसी का सिलेक्शन होता है, 50 में से वैसे ज्यादातर लोगों का हो जाएगा, बट अगर मान के चलो कि एकदम खराब हालत रहती, 50 में 10 बंदे भी सेलेक्ट होते हैं, वो अगर एग्जाम क्लस्टर का नाम लेंगे ना, क्योंकि ये एक अंडररेटेड चैनल बनकर रह गया, जो भी आता बोलता है अंडररेटेड है, बस वहीं तक रह जाता है। तो मेरा ये इंटरेस्ट है कि भाई ये 10 लोग कम से कम मेरा चैनल का नाम लें, चीजें आगे बढ़े, ठीक है, हम लोग अंडररेटेड से थोड़ा नॉर्मल लोगों तक तो पहुंच पाए। तो ये मेरा इंटरेस्ट है। हर टीचर का जो भी आपको गाइड कर रहा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है आपसे जुड़ा हुआ। आप सिलेक्शन लोगे, उसके कोचिंग का नाम होगा, उसको और पैसे मिलेंगे। तो वैसे लोग जिसमें आपके सिलेक्शन से उनका फायदा हो रहा है, वैसे लोगों से आप इंटरेक्ट करो। ऐसे लोगों से नहीं कि आपके सिलेक्शन से सामने वाले का नुकसान हो जाएगा, अल्टीमेटली नुकसान हो ही जाएगा ना, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। ये चीज आपको नहीं समझ में आती है, आप लोग अभी अपने रेनबो और यूनिकॉर्न वाली दुनिया में रहते हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, चारों सब्जेक्ट को मास्टर करो मेरे दोस्त, चारों सब्जेक्ट को, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। एग्जाम डे पे आपको कौन धोखा दे जाएगा कोई नहीं जानता। जीके फैक्चुअल आ जाएगा तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स बचाएगी ना। आप देखो ना भाई, बंदे 90 में 90 फोड़ कर आए हैं रीजनिंग और मैथ्स में, और फिर तुम बैठ के पे रोना रो रहे हो कि भाई जीके में फैक्चुअल सवाल आ गए। अरे तो जीके में फैक्चुअल सवाल आ गए तो रीजनिंग में तुम्हारे फुल मार्क्स क्यों नहीं बने, मैथ्स में फुल मार्क्स क्यों नहीं बने? रीजनिंग को तो ऐसे ही तुम लोग ऐसे सौतेला व्यवहार करते हो रीजनिंग के साथ। अगर इतना ही सौतेला व्यवहार करना है तो रीजनिंग में 90 नंबर लाकर दिखाओ ना, फिर बात करना। तो ये चीज तो आपसे हो नहीं रही है। तो भाई सवाल यही है कि आपको चारों को टाइम देना है या नहीं देना है, ठीक है। चारों को अच्छे से टाइम दो, चारों को मास्टर करो, साथ में कंप्यूटर को भी मास्टर करो, साथ में टाइपिंग को भी ठीक करो, ठीक है। एग्जाम ये सारी चीजें डिमांड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स पढ़ के चले जाओगे, जीके रट के चले जाओगे और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं होता। फिर ये ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, सीजीएल 24 या सीजीएल 25 मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, आखिरी एग्जाम होगा, इसके बाद कुछ नहीं। भाई स्ट्रगल ना लाइफ लॉन्ग चलती है। इंसान जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक स्ट्रगल चलती रहेगी। आपको लगता है कि उस पार जो आ गए हैं ना, सिलेक्शन के पार, जैसे अदर साइड में हमारे जैसे जो लोग हैं, इनका स्ट्रगल खत्म हो गया, इनकी जिंदगी में बहुत मजे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा। इसलिए ये माइंडसेट बिल्कुल मत रखो, कुछ बैकअप्स अपने आप रखने चाहिए, ठीक है। यानी एसएससी सीजीएल से ह्यूज ओवरलैप वाले जो एग्जाम है ना, ये कीवर्ड है, ह्यूज ओवरलैप। यानी कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम, ठीक है। रेलवे वालों, तुम्हारा कंपटीशन बढ़ रहा है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। और ये मेरी वजह से नहीं बढ़ रहा, कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम या इस तरह का जो एग्जाम है उसको अपना बैकअप रखो, और माइंडसेट ये मत लाओ क्योंकि 24 मेरा आखिरी होगा, 25 मेरा। अरे भाई आपका आखिर क्या होगा ये नियति डिसाइड करेगी, आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में अपना काम है, अपने काम में 100% दो, अच्छे से एकदम डिलीजेंस के साथ दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये अभी यूट्यूब पे अभी 10-15 वीडियो ऐसे वाले बनेंगे कंप्यूटर में फेल होने का। अरे भाई मेरे, तुमको नहीं पता था डे 1 से, आपको नहीं पता था क्या कि कंप्यूटर के क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, कंप्यूटर का एक हायर कट ऑफ आता है, ठीक है। 35-36 नंबर, 40 नंबर इसका कट ऑफ बनता है, कंप्यूटर का एक हायर स्टैंडर्ड का कट ऑफ आता है। ये सब आपको नहीं पता था डे 1 से। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को मिलाकर मान लो आप 330 नंबर ले भी आ रहे हो लेकिन कंप्यूटर में फेल हो रहे हो, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है मेरे दोस्त। आप ये सामने से बता रहे हो कि आप एक बहुत ही बेवकूफ किस्म के इंसान थे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि कंप्यूटर का कट ऑफ जाने वाला है। कंप्यूटर की तैयारी जो दूसरा बंदा कर रहा था, दिन के 1-1 घंटा लगा रहा था, आपने वहां से 1 घंटा चुराया, यहाँ पे लगा दिया और आपके 330 आ गए। नॉट अ बिग अचीवमेंट मेरे दोस्त, कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो 1 घंटे आपको देने थे आपने नहीं दिए। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं, मैं पहले भी बोल रहा था। तो ये भाई ये रोना बंद करो, कंप्यूटर में भी आपको टाइम देना पड़ेगा अगर कंप्यूटर अच्छा नहीं है, ठीक है। हर किसी का वो लग्जरी नहीं होता, हर कोई बीटेक बैकग्राउंड से नहीं आ रहा होता ना। अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से आपको कंप्यूटर ठीक नहीं है तो आपको पढ़ना ही होगा, समय देना ही होगा। ये इसको रो के आके यहाँ पे क्या साबित करना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आता यार। आखिर में मैं वीडियो एंड करने से पहले जो टारगेट सीरीज में जुड़े हुए हमारे सीजीएल 25 वाले बिगिनर्स लोग, देखो यार अभी से क्या है, चीजें धीरे धीरे मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा। और कभी कभी ना टारगेट्स आपको टफ फील होंगे, इम्पॉसिबल भी कभी कभी फील होंगे। किसी दिन में लगेगा कि यार इतना ज्यादा काम कैसे हो सकता है, लेकिन आपको परसिवियरेंस सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करोगे ना, उस ग्रुप में लगभग 500 सीरियस बंदे, उसमें से कोई ना कोई तो कर ही जाएगा, ठीक है। आप मत करो, आपको दिक्कत लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं आज के 100 सवाल जो परसेंटेज के मिले मेरे से 100 नहीं हो पाएंगे, मैं 70 ही करता हूँ, तो आप 70 करो। कोई और बंदा 100 के जगह 120 करके जा रहा होगा, और एंड में यही जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का डिफरेंस क्रिएट हुआ, धीरे धीरे यही चीजें अक्यूमुलेट हो जाती है। तो प्लीज अभी से
कुछ भी लगे आपको, हर दिन कोई भी काम टफ लगे, इम्पॉसिबल लगे, फर्क नहीं पड़ता, आपको परसिवियर करना है, आपको साथ में चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं है, या तो आप 100% दोगे या फिर आपको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स रहेगा।